नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक बेहतरीन मोटिवेशन श्लोक कहे कि हम यूपीएससी वाले हैं साहब। टूटते हैं, उठते हैं, लड़ते हैं, हारते भी हैं और फिर जीत भी जाते हैं। बनना है आपको जिला कलेक्टर। सपना आपने देखा है, बड़ा सपना देखा है, संघर्ष बड़ा है, तो लड़ना तो पड़ेगा भाई। और लड़ने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ने के लिए जगना तो पड़ेगा ही। और जगने के लिए आपको अपनी आदत को स्टेबलाइज करना हो। तो परीक्षा 3 महीना बचा है और अधिक से अधिक सवालों को सॉल्व करना और थोड़ी अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करना इस वीडियो का मकसद है। सीखते रहिए, जानते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी सिद्धांत के साथ मैं अपने वीडियो को शुरुआत कर रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल में आप बने रहिए, लगातार देखिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर में इकोनॉमिक सेक्शन को देखेंगे और करंट अफेयर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं जो 2022 और 2023 से संभावित हो सकते हैं, उनको फोकस किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हरी का लेकर नाम। चलिए, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हिंदी में बताऊंगा, कोशिश करूंगा मैं आपको संतुष्ट करने की। पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 इंट्रोड्यूस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स EMR। ये जो पेटेंट एक्ट 2005 का है, क्या आपको जो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग जो राइट होता है उससे जुड़ा हुआ है? क्या उसमें इस बात को जिक्र है? ट्रिप्स एग्रीमेंट सेट्स आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन टू बी प्रोवाइडेड बाय ईच मेंबर। ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जो एक मिनिमम मानक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, क्या इसके तहत उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा प्रत्येक मेंबर को? और तीसरा है प्रिवेंटिंग नन सब्सटेंस from being patented as an invention unless it enhances the efficiency of substance rapidly is known as a preventing evergreening of patent. Which above the statement is correct? तो अभी अभी वर्तमान समय में पेटेंट जो एक्ट है वो 2005 का जो पेटेंट एक्ट है वो काफ़ी चर्चा में था। उसी से संबंधित आपको जानकारी इकट्ठा करना है। ये एवरग्रीन पेटेंट क्या होता है, क्या ट्रिप्स के जो मानदंड है उसके खरे हम लोग उतर पा रहे हैं कि नहीं, क्या समस्याएं हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर भारत में। लेट्स सी इसका आंसर। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। यस, सी इज द राइट आंसर। 2 और 3 फर्स्ट बिल्कुल गलत था, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का। आपको पता होगा कि इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 इट रिप्लेस, उससे पहले इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 का उससे पहले हुआ करता था, जिसको इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत रिप्लेस कर दिया गया। मतलब 1911 का जो पेटेंट और डिजाइन एक्ट था उसको हटाकर 1970 का इंडियन पेटेंट एक्ट लाया गया था। लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया। इंडियन पेटेंट एक्ट्स को रिप्लेस किया गया, या कह सकते हैं संशोधन के माध्यम से अब लाया गया है। द एक्ट का नाम रखा गया है पेटेंट एक्ट 2005, जहां प्रोडक्ट पेटेंट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग फूड, ड्रग्स, केमिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें सभी कुछ शामिल है। आफ्टर द अमेंडमेंट, संशोधन के पश्चात, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स जो है हैव बीन रिफिल्ड, इसको खत्म कर दिया गया। जो पूरी तरह से एक एकाधिकार हुआ करता था उसको खत्म कर दिया गया है। एंड प्रोविजंस फॉर इनेबलिंग ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस हैज बीन इंट्रोड्यूस, कंपल्सरी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। दिस प्रोविजन रिलेटिंग टू प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस। इसमें आपको प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट दोनों की सुविधा दी गई है। देखिए, इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 का जो है उसमें कुछ
discovery of new property or new use for non-substance being patent as an invention तब तक जब तक कि it enhance the efficiency of the substance repeatedly. This prevents is known as evergreen patent. In respect of each of the main areas of intellectual property covered by the TRIPS agreement, the agreement sets out the minimum standard of protection to be provided by each member. Okay, जो कि करंट अफेयर है तो स्वाभाविक है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कठिनाई लगे, लेकिन आपको टिके रहना है. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड. हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड के बारे में पूछा जा रहा है. इट इज ए मल्टीपर्पस इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर जिसको डेवलप किया गया है WTO के द्वारा. ये जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, क्या इसको WTO ने डेवलप किया है? इट वाज डेवलप्ड विद द विजन ऑफ फैसिलिटेटिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ए सिस्टमेटिक मैनर. पूरी विश्व में जो गुड्स हैं उसका एक बेहतर क्लासिफिकेशन हो, उसको ध्यान में रखते किया गया क्या? और इन इंडिया जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड्स अप्लाई द कस्टम एंड GST, क्या उसमें भी अप्लीकेबल होगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या सबसे पहले इसको WTO ने मतलब एक तरह से लाया है, नया कॉन्सेप्ट है. दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है और ये जनरल कॉन्सेप्ट है, और उसमें GST में अप्लीकेबल होगा कि नहीं आप ये बताइए. तो जी नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए. 2 और 3 बिल्कुल सही है. इसको WTO ने नहीं लाया, बल्कि इसको लाया गया है जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है. हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड जो है ये मैंडेटरी है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइसेस ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जो सप्लाई जो गुड्स और सर्विस होता है, चाहे B2B को हो या B2C को हो, उसमें मैंडेटरी कर दिया गया दोनों के लिए. इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1988 में लाया गया था, ताकि एक तरह से जो गुड्स है, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल लेवल में, जो एक तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है गुड्स का कि ये गुड्स है कि नहीं, ये सर्विस है कि नहीं, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है. तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डेवलप किया गया 1988 में WCO के द्वारा, नॉट WTO के द्वारा. ठीक है, इसका मतलब एक 6 डिजिट का एक कोड होता है जो क्लासीफाइड करता है प्रोडक्ट्स को. इंडिया हैज़ बीन यूजिंग हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड्स. इंडिया भी लगातार इसका इस्तेमाल करते जा रहा है 1986 से, टू क्लासीफाई द कमोडिटीज फॉर द कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज. ठीक है, देखिए चूँकि 1986 से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी GST तो अभी हाल में आया है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये HSN कोड है वो कस्टम के साथ साथ GST में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि कस्टम में तो पहले एप्लीकेबल था ही, अब GST में भी एप्लीकेबल है. द कोड्स प्रिस्क्राइब्ड इन द कस्टम टैरिफ और यूज फॉर GST पर्पज टू. HSN इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में इस्तेमाल किया था ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. देयर आर डिफरेंट HSN कोड्स फॉर वेरियस कमोडिटीज. अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए अलग अलग मतलब ये कोड हुआ करता है. HSN code remove the need to upload details about the goods which make filing of GST returns easier. मतलब एक तरह से GST रिटर्न फाइल करने में इसको बहुत आसान बना दिया गया है, क्योंकि अगर ये कोड होगा तो इसके मदद से आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप GST रिटर्न को खींच के फोटो या फिर कुछ अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो HSN कोड है वो ही मतलब सब कुछ अपलोड कर देता है लगभग लगभग. तो HSN कोड इज रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग, फॉर एनिमल प्रोडक्ट हो, मिनरल प्रोडक्ट हो, प्लास्टिक आर्टिकल्स हो, फुटवियर हो, आर्म्स हो, एम्यूनिशन हो, मशीनरी हो. लगभग लगभग आप समझ लीजिए भारत में जितने भी चीज़ प्रोडक्ट उत्पादन होते हैं, चाहे दुनिया में जो उत्पादन होते हैं, उसके लिए HSN कोड को लगभग लगभग अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि गुड्स और सर्विस को लेकर जो तालमेल है, जो झंझट है, वो समाप्त हो जाए. अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. जो आई कोर होता है, देखिए आई कोर कुछ होता नहीं है, सिंपल सी बात है. आप एक यूनिट उत्पादन के लिए कितना मतलब यूनिट पैसा खर्चा करते हैं. तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका अगर लो है तो इसका मतलब है कि आप की जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर है. तो भारत की सबसे बड़ी समस्या तो इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो ही है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर
जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो या फिर कृषि का जो लैंड एरिया है, जो कल्टीबल लैंड एरिया है, वो चाइना से भी कई गुना ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हम लोग का इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग विश्व स्तर में कुछ खास मतलब अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो कोशिश है, देखिए इसके बारे में पहले सुनिए। द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट। देखिए मैंने तो परिभाषा भी बता दिया। दूसरा है कि द लोअर द incremental capital output ratio, less efficient we are in the use of capital. Just opposite to it, the reducing the cost of capital helps in the reducing the income capital. ये सही है। तो इसका स्टेटमेंट आप दो बिल्कुल गलत है, दो काट दीजिए, सी आंसर चल जाइए, एक और तीन। कॉन्सेप्ट अगर ठीक है तो आप इसको कर लीजिएगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आई कोर इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट। 1 kg आटा प्रोड्यूस करने के लिए अगर 100 रुपया लगता है, तो एक्स्ट्रा 1 kg आटा और प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगेगा? अगर 100 रुपये से कम लग रहा है तो आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो लो हो जाएगा, जो बहुत ही बेहतर होगा। सीधी सी बात है। हायर दी आई कोर, लेस एफिशिएंट वी आर इन द यूज ऑफ कैपिटल, मतलब इसके मतलब हम घटिया है। ठीक है। आई कोर इज डिटरमाइंड बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जिसमें कि टेक्नोलॉजी है, स्किल ऑफ मैन पावर है, मैनेजरियल कॉम्पिटिटेंस है, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी तकनीकी, आपके लोगों को काम करने की क्षमता। हम लोग बोलते हैं हम लोग युवा पीढ़ी के लोग हैं, 25 करोड़ जनसंख्या, हम लोग 25 से 30 करोड़ की जनसंख्या, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड में है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो तब बेहतर हो जाएगा अगर आपकी जो डिविडेंड है वो स्किल्ड हो, टेक्नोलॉजी अपडेटेड हो, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस हो हमारे यहाँ। ऑल्सो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी बहुत कुछ निर्धारित करता है इनकम्प्लीट कैपिटल आउटपुट रेशियो को। बस कह सकते हैं कि डिलेज इन दी कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में, समाप्त करने में अगर बहुत ज़्यादा दिन लगता है, lack of complementary investment in related sector and non-availability of the capital inputs can also lead to the rise in ICOR. Of course, एक लाइन में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीधी सी बात समझ लीजिए। ये एक विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा हुई है। इन कैपिटल जो ये जो आईकोर है, ठीक है, वो एक तरह से विद्यार्थी, अगर आप कितना फास्ट एक पेज लिखते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखते हैं, कितना इंपॉर्टेंस तथ्यों को लिखते हैं, आपके मार्क्स को बढ़ा देगा। उसी तरह से इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो भी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, इसके लिए आपको इन जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसको ध्यान कीजिए। सॉरी फॉर दैट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि इंडिया करेंटली हैज ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड यूजिंग gold derivatives, gold ETF, spot exchanges for the physical trade in gold. Select the करेक्ट आंसर। जो हम लोग अभी वर्तमान समय में जो गोल्ड का मतलब ट्रेडिंग करते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है, किस किस का इस्तेमाल करते हैं? गोल्ड डेरिवेटिव्स का, गोल्ड ETF का, स्पॉट एक्सचेंज फॉर फिजिकल ट्रेड इन गोल्ड। सेलेक्ट, आई थिंक यू नो अबाउट दैट, एवरीथिंग इज राइट, इज 1 और 2, क्योंकि स्पॉट एक्सचेंज तो लगभग खत्म हो चुका है। इंडिया करेंटली, वर्तमान समय में इंडिया जो है ट्रेडिंग ओनली इन गोल्ड डेरिवेटिव्स एंड गोल्ड ETF। ठीक है। जब गोल्ड का मतलब एक्सचेंज, हम गोल्ड को खरीदने में, हमने गोल्ड को जब, चूंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा शौक होता है आभूषणों का, गोल्ड का बहुत ज़्यादा हम लोग आयातक हैं, तो उसके लिए जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए हम लोग गोल्ड डेरिवेटिव्स और गोल्ड ETF का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अनलाइक सेवरल अदर कंट्रीज नहीं करता है। ठीक है। विच हैव द स्पॉट एक्सचेंज, उनका तो अपना स्पॉट एक्सचेंज होता है फॉर द फिजिकल ट्रेड इन गोल्ड। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ स्पॉट एक्सचेंज नहीं है। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोर्ड फॉर फिनेंशियल सुपरविजन। ये जो बोर्ड फिनेंशियल सुपरविजन, मतलब सीधा सीधा बात है, हमारी वित्तीय व्यवस्था ठीक ठाक रहे उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, उस पर उसका सुपरविजन किस तरह से होता है, फिनेंशियल सुपरविजन। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स द सुपरवाइजरी फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्ड फॉर फिनेंशियल सुपरविजन। क्या रिजर्व RBI जो है वो सुपरवाइजर है इस बोर्ड ऑफ फॉर द फिनेंशियल सुपरविजन के लिए, मतलब मुख्य अथॉरिटी RBI है। इट अंडरटेक सुपरविजन ऑफ शेड्यूल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब इसके तहत किसका किसका अंडर मतलब निगरानी होता है, क्या उसमें
शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स आते हैं कि नहीं आते हैं? सोचिए, क्या इसमें स्मॉल पेमेंट बैंक आते हैं या नहीं आते हैं? द बोर्ड इज चेयर्ड बाय डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। इज इट राइट? बोर्ड ऑफ सुपरविजन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले बीबीबी जो था उसके संबंध में यूपीएससी पूछी थी प्रश्न, तो अब इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट कि आरबीआई इज नॉट अ। तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा, बी इज द राइट आंसर, 1 और 2, ना कि इसका डेप्टी चेयरमैन गलत है। तो देखते हैं, देखिए, आरबीआई ऑफ इंडिया परफॉर्म्स द सुपरवाइजरी फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्ड फॉर फिनेंशियल सुपरविजन। बीएफएस का मुख्य अगर कहा जाए तो सुपरवाइजर कौन है? निगरानी निगरानी तंत्र का जो प्रमुख है, निगरानी कौन करता है? तो आरबीआई। बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1994। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी एक कमेटी के रूप में, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ जो एक्ट था 1994 का। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बीएफएस का? बोर्ड ऑफ जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है या फाइनेंशियल, सीधी सी बात है, टू अंडरटेक द कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड प्राइमरी डीलर्स भी शामिल होते हैं। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? आरआरबी है शामिल। आरआरबी, वेयर इज द आरआरबी? देयर इज नो आरआरबी। रीजनल रूरल बैंक इसमें शामिल नहीं है, लोकल एरिया बैंक को रीजनल बोलते हैं। तो द बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय को-ऑप्टिंग 4 डायरेक्टर होता है इसमें फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड एज ए मेंबर एंड इज चेयर्ड बाय गवर्नर। और इसका जो चेयर होता है वो गवर्नर होता है। डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई आर दी एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। वन डेप्यूटी गवर्नर, ट्रेडिशनली द डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ सुपरविजन इज नॉमिनेटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ये जो डेप्यूटी गवर्नर होता है वो वाइस चेयरमैन होता है, और इसमें गवर्नर जो होता है वो जो मेंबर होता है उसका कोई सदस्य होता है जिसको चुना जाता है, ना कि आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो डायरेक्टर, चूंकि एक इसकी समिति होती है, इसमें 4 सदस्य होते हैं, उसी सदस्य में से एगो को मेंबर को मुख्य अतिथि के रूप, मतलब मुख्य डायरेक्टर के रूप में वही गवर्नर की भूमिका निभाता है। वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ द मेंबर इज चेयर्ड बाय द गवर्नर, एंड द डेप्यूटी गवर्नर जो होता है आरबीआई का, वो एक्स एफिसियो मेंबर होता है, और वो वाइस चेयरमैन बनाया जाता है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया माइक्रो क्रेडिट इज डिलीवर्ड थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग चैनल्स। ये जो माइक्रो क्रेडिट होता है, मतलब सूक्ष्म ऋण किसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, किसके माध्यम से प्रसार हो रहा है? वित्तीय समावेशन के लिए बहुत जरूरी भी तो है। तो क्या माइक्रो फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है रजिस्टर्ड एज एनबीएफसीज, वो उसके द्वारा होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी के द्वारा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। आई थिंक यू नो दैट कि माइक्रो क्रेडिट ये लगभग लगभग सबके द्वारा संबोधित होता है। ठीक है, सूक्ष्म ऋण कौन कौन देता है? तो सीधी सी बात है, सूक्ष्म ऋण सब कोई देता है। माइक्रो फाइनेंस इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, एक तरह से वित्त सेवा है, जिसमें छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं और अदर फाइनेंशियल सर्विस भी, ताकि पुअर और जो लो इनकम फैमिलीज है, लो इनकम हाउस होल्ड्स है, उनकी मदद की जा सके। एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो फाइनेंस को लाया गया, चाहे किसान क्रेडिट हो, चाहे शिशु कन्या हो, चाहे ये जो बैंक होते हैं, बंधन बैंक है, ये सब क्या है? सब यही तो काम कर रहा है। अभी किसके द्वारा डिलीवर किया जाता है वैरायटी ऑफ फंक्शंस? तो इसके लिए शेड्यूल को, एक तो सबसे पहला जो मुख्य बैंक है जिसको हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं, जिसमें कि स्मॉल फिनेंस बैंक आता है, रीजनल रूरल बैंक आता है, जो लेंडिंग देता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंक्स कॉरस्पोंडेंस को। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, उसको मिलता है मदद। कोऑपरेटिव बैंक्स इसके तहत आते हैं मदद करने के लिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड किए जाते हैं, उसको भी मतलब ये काम करने के लिए मतलब एक तरह से चुना गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फिजिकल प्रोलीगेसी? एक तो आपने फिजिकल प्रूडेंस सुना होगा, यह है फिजिकल प्रोलीगेसी। क्या है फिजिकल प्रोलीगेसी? Think about that. Removing fiscal barrier and discrepancy between the tax system or various countries, income tax exemption for the new industry, the act of spending money in the way that is not wise, official estimate of the cost or revenue of a proposed the fiscal
प्रोलीगेसी इज नथिंग बट इज अ सी, ओके। मतलब एक तरीका है जिसके मदद से आप अपने फिजिकल प्रूडेंस को बढ़ा सकते हैं। फिजिकल प्रूडेंस, चूंकि यू नो अबाउट दैट, हम लोग का देश का सबसे बड़ी समस्या क्या है? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो बस हर सरकार की राजकोषीय नीति होती है। राजकोषीय नीति के तहत फिजिकल अगर डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए दिक्कत का बात होता है, कि उसमें उसमें भी चिंता का बात है कि हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा कर देते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो मतलब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गुड, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट गुड, बिकॉज ये एक तरह से कुछ निर्माण नहीं करता है, भविष्य के लिए कुछ मतलब देता नहीं है, जिसके कारण संकट हो सकता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए एफआरबीएम एक्ट लाया गया, और सरकार धीरे धीरे कोशिश कर रही है, धीरे धीरे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। इस बजट में भी आप देख सकते हैं इसका मतलब रवैया। तो फिजिकल प्रोलीगेसी इज अपोजिट टू द फिजिकल प्रूडेंस, जस्ट अपोजिट टू इट। मतलब आप फिजिकल प्रूडेंस के तहत, जैसे आप फिजिकल मतलब फिजिकल प्रूडेंस जो होता है वो बोलता है कि एक डिसिप्लिन बच्चा और एक अनडिसिप्लिन बच्चा। तो अनडिसिप्लिन जो है वो फिर फिजिकल प्रोलीगेसी है, जबकि फिजिकल प्रूडेंस जो है एक डिसिप्लिन लोग है, जो अपने कामों को बेहतर ढंग से करते हैं, मैनेज करते हैं, कमाई और खर्चा का दोनों अनुपात मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि संकट का दिनों में भी अच्छे तरह से संभाला जा सके। वो फिजिकल प्रूडेंस है। लेकिन फिजिकल प्रूडेंस में आधा बेधड़े से खर्चा करते हैं, जैसे श्रीलंका ने किया। टैक्स उधार ले लिया सरकार, बाहर एक्सटर्नल कॉमर्स से बोरिंग उठा लेती है, आईएमएफ से लोन ले लेती है, और टैक्स रेट नॉर्मलाइज कर देती है। जनता बेधड़े से खर्चा करती है, करेंसी डेप्रिसिएट हो जाता है, और बाद में आपातकालीन जैसी स्थिति हो जाती है। वही हाल पाकिस्तान का भी है, वही हाल ग्रीस का हुआ था। तो फिजिकल प्रूडेंस होना चाहिए, इन बात को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए होता क्या, इट इज़ द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी और यूजिंग समथिंग इन अ वे दैट द वेस्टेज इट, वेस्टेड इज मतलब आग बन करके फेंको, एंड इज नॉट वाइज, और ये बेहतर तरीका नहीं है। द कॉस्ट ऑफ फिजिकल प्रोलीगेसी एट द स्टेट लेवल कैन बी ह्यूज। और हमारा जो कॉस्ट ऑफ फिजिकल प्रोलीगेसी जो है वो स्टेट लेवल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसी के लिए तो हम लोग फिजिकल कॉन्सोलिडेट और बजट मैनेजमेंट लाए थे, लेकिन उसको भी अभी कहाँ पालन किया जा रहा है, बहुत दूर है उस तरह से हम लोग। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का जो पब्लिक अकाउंट है, यू नो अबाउट द 3 प्रकार का अकाउंट होता है। संचित अकाउंट, आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर दोज ट्रांजेक्शन वेयर द यूनियन गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए बैंकर। यूनियन गवर्नमेंट बैंकर की भूमिका निभाती है वहाँ पर। एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए क्या पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है? आई थिंक यू नो अबाउट दैट इज not require. State provident funds and small saving deposit are outside the purview of public account of India. Which of the above is correct? I think you know about that. इसका तो पहला जवाब आपको पता होना चाहिए कि दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल गलत है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, बी इज द राइट आंसर, 1 and 2। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स ऐसा अकाउंट जिसमें फ्लोज ऑफ दोज ट्रांजेक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज मियरली एक्टिंग एज ए बैंकर। मतलब भारत सरकार एक बैंक बन जाती है, इससे पैसा निकलता है, बस और कुछ नहीं है। दिस फंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 262 सब क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले आपको संचित निधि की जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा आकस्मिक निधि की जानकारी होनी चाहिए। आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो पैसा जो है विपरीत परिस्थितियों में निकालने की ताकत दे देता है। तो आप जानते हैं कि संचित निधि के छोड़कर बाकी जितने भी अकाउंट है उसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ दोज, जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, स्मॉल सेविंग्स है, ये सब इसमें ही शामिल होते हैं। दिज फंड्स डू नॉट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। ये सरकार का पैसा नहीं है, ठीक है, कि सरकार आराम से खर्चा कर ले। ये तो व्यक्ति हम लोगों का पैसा है। हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड, चूँकि जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी होता है उसको एक निश्चित अमाउंट अपने इनकम से हर महीना देना पड़ता है प्रोविडेंट फंड के रूप में। इसके अलावा हम लोग छोटे छोटे स्मॉल सेविंग्स करते हैं, वो भी तो उसी में जमा होता है ना। दे हैव टू बी पेड बैक एट सम टाइम एट टू देयर राइटफुल ओनर्स। एक निश्चित समय अवधि के पश्चात उसको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है सरकार को, इसलिए सरकार इसको अपना पैसा ना समझे। बिकॉज ऑफ दिस नेचर of the fund, expenditures from it are not required to be approved by the parliament। क्योंकि सरकार का पैसा है ही नहीं, ये जनता का पैसा है, तो इसको खर्च करने के लिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टर एजुकेशन। इन्वेस्टर एजुकेशन छोड़िए, देख लीजिए आंसर आप। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड रिसेंटली सीन इन न्यूज मैनेज बाय, सीधी बात है, कोई इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन को कौन रिजर्व करता है?
इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, IEPF। ना तो आरबीआई, ना तो सेबी, ना तो यूनियन मिनिस्ट्री, बल्कि समथिंग अदर। इसको मैनेज करता है एक अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो कंपनीज एक्ट के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। इन्वेस्टर एजुकेशन, एक तो इन्वेस्टर, दूसरा एजुकेशन। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इज मैनेज बाय द IEPF अथॉरिटी। IEPF अथॉरिटी है इसके लिए, विच वॉज सेटअप 2016 में इसको सेटअप किया गया था। और इसका सेक्शन 125 कहता है कि ये कंपनीज एक्ट के तहत गठित किया गया है। ठीक है, ये जो IEPF है वो एक कंपनीज एक्ट के तहत गठित किया गया है। The authority is entrusted with the responsibility of the administration of the IEPF, which beside promoting awarenesses among the investor, makes refunds of share, unclaimed dividend, mature डिपॉजिट, डिवेंचर, सो ऑन द राइटफुल क्लेमेंट्स। मतलब ओवरऑल समझ लीजिए, आप जहाँ पैसा फंसा रहे हैं, इन्वेस्टर जो निवेशक होता है वो अपना पैसा लगाता है, वो चाहता है कि उसके पैसे की एक निश्चित कीमत प्राप्त हो, एक निश्चित समय के पश्चात रिफंड मिले उसको, उसका शेयर सुनिश्चित रहे, उसका डिविडेंड उसको मिलता रहे। तो ये सब भी मतलब देखा देखी कौन करेगा, सेबी नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसी में कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY हैज़ बीन अपॉइंटेड ए नोडल इंडस्ट्री फॉर ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया। देखिए, अगर पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग जो भारत में होता है उसका मतलब नोडल एजेंसी कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका नोडल एजेंसी MeitY है इन इंडिया। जैसे कि ई स्पोर्ट, द नोडल एजेंसी इज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट, इसका नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो MeitY ने भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग होता है उसको रेगुलेट करने के लिए एक अपॉइंट किया है कमेटी। वो कमेटी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट एजेंसी के तहत है। एक नोडल एजेंसी, इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट। किसके तहत आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, अंडर द करेंट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट, उस पर विचार कीजिए। प्रोविजंस, गवर्नमेंट्स आर मैंडेटेड टू डिस्क्लोज देयर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। सरकार की जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है FRBM एक्ट के तहत वर्तमान समय में। Under the Constitution, states are not required to take the center's permission when they borrow, even in the case the state is indebted to the center over the previous loan। सरकार मतलब जो राज्य सरकार है क्या, उसको लोन लेने से पहले केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा कि हम लोन ले लें कि नहीं ले लें। ऑफकोर्स पूछना पड़ेगा अगर आपका पहले से लोन बकाया है तो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज the president to declare financial emergency in any state if he is satisfied that the financial stability is threatened। आपको चलिए दूसरा तो काट दीजिए, दूसरा बिल्कुल गलत था, तो बिल्कुल सही है 1 और 3। अंडर द FRBM एक्ट प्रोविजंस, गवर्नमेंट्स आर मैंडेटेड टू डिस्क्लोज देयर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, बट that disclosure is restricted to the liabilities for which they have extended their explicit grounds। Under the Constitution, states are required to take the center's permission when they borrow। जब भी उधार ले सरकार, केंद्र सरकार से पूछे कि हम उधार ले के ना ले माई बाप, क्योंकि केंद्र तो माई बाप है और ये सब बच्चे हैं, और ये बच्चे जो है नादान होते हैं, ये ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, पिछला लोन चुका नहीं पाते हैं, अगला लोन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे स्टेट्स, आप अपने बाप से पूछ लीजिए, केंद्र से पूछ लीजिए, अनुमति ले लीजिए। अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो आपको लोन नहीं मिलने वाला है, आप बोरो नहीं कर सकते हैं इन द केस ऑफ स्टेट इंडेप्टेड। लेकिन हाँ, अगर आपका उधार बकाया नहीं है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन एनी स्टेट, और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि हमारे देश की जो साख है वो गड़बड़ हो, मतलब वो संकट में है, साख अगर खतरे में है, तो ऐसा वो कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट या RBI टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द इंडियन रूपी। मतलब भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा या फिर RBI के द्वारा ऐसा कौन सा कदम उठाया जाएगा जिसके मदद से इंडिया का जो रूपी जो डेप्रिसिएट हो रहा है उसको रोका जा सके। मतलब इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें चारों तरीका होगा, इसमें एक तरीका जो नहीं होगा। एक तो ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग,
बाहर से आप आसानी से उधार लीजिएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, आपको दिमाग लगाना होगा कि उससे रुपया का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड इशू कीजिएगा तो आपका संकट थोड़ा सा कम से कम होगा, तो ये तो स्वाभाविक है, ये भी होना चाहिए। फॉलोइंग एन एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंस कर दिए भैया तो हाँ सबके लोगों के अंदर पैसा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन होता है और मनी जो है डेप्रिसिएट हो जाएगा। कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑन नॉन इंपोर्ट्स ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट को प्रमोट कीजिए, रुपया मजबूत होगा, तो स्वाभाविक इसमें सी आंसर है। ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, अगर जो कंडीशन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो होता है बाह्य उधारी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग सीधा मतलब बाहर से जो हम सरकार या फिर जो एजेंसियाँ पैसा उधार लेती है, उस उधार लेगी तो स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईजी जितना होगा, जितना आसान होगा उसके लिए उतना ही, इससे करेंसी जो होगा थोड़ा सा बोरिंग विल लीड टू द हायर बोरोइंग अब्रोड एंड वुड टेम्पररी रिड्यूस द डेफिसिट ऑफ फॉरेक्स इन इंडिया। इससे भारत को मतलब डॉलर प्राप्त होगा, डॉलर प्राप्त होगा तो जो हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, और हमारी जो मुद्रा की जो साख है, आई मीन जो क्या बोलते हैं, एक जो बफर है, बफर मतलब मुद्रा का जो कोष है वो बढ़ जाएगा। सीधी सी बात, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएगा तो हम लोग का रुपया थोड़ा सा कम खिसकेगा नीचे, और मत ठीक है, क्योंकि आप जान लीजिए हमारा हम लोग का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें जितना ज़्यादा डॉलर होगा वो हमारे रुपये को उतना मजबूत करेगा। इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, क्योंकि मसाला बॉन्ड जो होता है वो ऑफशोर बॉन्ड होता है और इसको बाहर के देशों में मतलब जारी किया जाता है ताकि लोग इसमें रुपया में इन्वेस्ट करें। अगर लोग रुपया में इन्वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन होगा उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो होगा वो बर्डन जो होगा वो बोरोवर पे होगा, ना कि इन्वेस्टर पे। तो मेजर आरबीआई गवर्नमेंट टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी, चूँकि आपको पता होना चाहिए, इट डज नॉट पुट द प्रेशर ऑन आवर करेंसी थ्रू द बोरोइंग डॉलर्स एज द बॉन्ड इशू वुड बी रूपी डोमिनेटेड, क्योंकि वो तो रुपया में होगा, रुपया डोमिनेटेड होगा। और तीसरा तो गलत था, क्योंकि एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके मदद से इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा, देयर बाई इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, हायर इंपोर्ट होगा। विद दी हायर इम्पोर्ट्स, जब आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा है, रुपया कमज़ोर है, इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड देयरफॉर द स्लाइड ऑफ द रुपी टेक्स प्लेस, इससे रुपया और कमज़ोर हो जाएगा। और कर्बिंग इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट, अगर आप इम्पोर्ट का मतलब बाहर से कुछ चीज़ मंगा रहे हैं तो उसके लिए आपको डॉलर चुकाना पड़ेगा, आपका डॉलर पहले से कम है, डॉलर अगर कम होगा क्योंकि आपका डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो रुपया और कमज़ोर हो जाएगा, तो रुपया का डिमांड को बढ़ाया जाए ना कि डॉलर का, तो डॉलर का डिमांड घटाने के लिए आपको इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा और प्रमोट करना होगा एक्सपोर्ट को, ताकि अधिक से अधिक हम लोग अपना सामान विश्व के बाजार में बेच पाए और अधिक से अधिक डॉलर कमा पाए और अपना जो बैलून है, जो इम्पोर्ट का बार है उसको बढ़ा पाए, जिससे रुपया मजबूत हो जाएगा। Thus, the depreciation of rupee by increasing the growth with the promoting export. Okay. अगला क्वेश्चन है, कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अभी जानते हैं कि चूंकि श्रीलंका की हालत बहुत खराब थी, इसके अलावा हम लोगों ने कई देशों को, मालदीव को, श्रीलंका को, इसके साथ जापान के साथ भी कर लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर लिए हैं। क्या करेंसी स्वैप एग्रीमेंट चलते रहता है, सीधी सी बात है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का कुछ मतलब नहीं है एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में मतलब कन्वर्ट करना। जब रुपया जो बहुत आपको पता होना चाहिए कि डॉलर जो है वो एक तरह से ग्लोबल एक्सेप्टेड करेंसी है, तो पूरी दुनिया डॉलराइज ना हो जाए बल्कि डी डॉलराइज हो, तो डी डॉलराइज करने का एक तरीका है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। दुनिया डी डॉलराइज कैसे हो, डी डॉलराइज का मतलब समझ रहे हैं, डॉलर की मांग को कम से कम कैसे किया जाए, डॉलर की जो जो एक तरह से हुकूमत है, एक तरह से जो बपोती है, एक तरह से जो मोनोपोली है, उसको तोड़ने के लिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब इस्तेमाल तब किया जाता है जब उन देशों पर खास करके जैसे कि ईरान पर, रसिया पर ये सैंक्शन लगा दिया जाता है विश्व के बड़े निवेशकों के द्वारा या बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, या फिर आप देख रहे हैं अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, करेंसी स्वैप is a transaction in which two party exchange an equivalent amount of money with each other but in the different currency. That's good. Currency swap agreement between countries help in reducing its reliance on the International Monetary Fund. Yeah, currency swap agreement will help country tide over its foreign exchange crisis. Which of the following is सब सही है। Currency swap transaction is
देखिए, करेंसी स्वैप इज ए ट्रांजेक्शन जिसमें कि दो पार्टीज एक्सचेंज करती है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब हम आपको 5 लाख रुपया दे रहे हैं और आप मुझे 5 लाख रूबल दे दीजिए। 5 लाख रूबल मिल गया, 5 लाख रुपये मिल गया। दोनों का रुपया का जो वैल्यू है वो बराबर है। तब ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट करेंसी में होगा, एक रूबल में है, एक रुपया में है, एक एन में है, एक रुपया में है। ठीक है, बराबर मनी लेकिन अलग अलग करेंसी में। दिस पार्टीज आर इसेंशली लोनिंग ईच अदर, एक दूसरे को लोन देते हैं, ईच अदर मनी एंड विल रिपे द अमाउंट एट ए स्पेसिफाइड डेट एंड एक्सचेंज रेट। और ये वादा कर लेते हैं कि एक निश्चित समय अवधि के पश्चात, एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित दर पर हम लोग एक एक वापस हम आपको चुका देंगे। द पर्पस कुड बी टू हेज एक्सपोजर टू द एक्सचेंज रेट रिस्क। ये जो एक्सचेंज रेट का रिस्क जो होता है उसको मतलब झेलने के लिए एक तरीका है। टू स्पेकुलेट ऑन द डिस एंड द डायरेक्शन ऑफ द करेंसी, और टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन ए फॉरेन करेंसी, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी का मतलब डॉलर या यूरो या पाउंड या स्टर्लिंग, ये सब जो करेंसी है ये वास्तव में ग्लोबल करेंसी है। तो इसकी करेंसी का जो एक भार है उसको कमजोर कैसे किया जाए, उस पर जो डिपेंडेंस है उसको कम से कम करने के लिए एक तरीका खोजा गया है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग इट्स रिलायंस ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑफ कोर्स आईएमएफ क्योंकि तो वो तो ग्लोबल करेंसी है, मतलब ग्लोबल है। उसमें उसमें 6 करेंसी का एक बास्केट होता है, उसी से मतलब ओवरऑल आप समझिए एक्सचेंज करते हैं। तो आपको आईएमएफ के सामने हाथ ना जोड़ना पड़े, भीख ना मांगना पड़े। तो श्रीलंका और अदर कंट्रीज को भारत मदद कर रही है ताकि अपनी सॉफ्ट पावर को मजबूत किया जा सके और इन कंट्री को चाइना के जो कर्ज जाल है उससे बचाया जा सके। Consider the flowing statement. In a floating exchange rate system, market forces determine the value of currency. जी हाँ, देखिए सोचिए, जो आपको पता होगा एक्सचेंज रेट सिस्टम 3 प्रकार का होता है। एक फ्लोटिंग एक्सचेंज होता है, एक फिक्स होता है, एक मैनेज होता है। ठीक है, मैनेज मतलब मिक्स। तो उसमें से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या, वो मार्केट फोर्स पे डिटरमाइन करता है। मार्केट फोर्स मतलब डिमांड और सप्लाई, जो ही वही रुपये की वैल्यू को निर्धारित करती है। डिमांड फॉर रुपीज इन दी फॉरेक्स मार्केट डिपेंड्स ऑन फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। डिमांड्स फॉर रुपी जो होता है इन द फॉरेक्स मार्केट डिपेंड्स ऑन फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। करेंसी अप्रिसिएशन इनकरेजेज ए कंट्रीज एक्सपोर्ट एक्टिविटी एज इट प्रोडक्ट एंड सर्विस बिकम चीपर टू द बाय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका करेंसी डेप्रिसिएट होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तीसरा स्टेटमेंट छाट दीजिए, दूसरा स्टेटमेंट के बारे में नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा तो गलत हो गया ना। क्योंकि आपका करेंसी अप्रिसिएट होगा तो कोई दूसरे देश की दुनिया आपके सामान को कैसे खरीदेगी, क्योंकि वो तो महंगा बिकेगा ना उसके लिए। क्योंकि अगर आप $1 के बदले 60 रुपये चुका रहे हैं और अगर वही $1 के बदले आपको 60, मतलब अब उसी 60 रुपया के लिए आपको अगर $2 चुकाना पड़े तो विदेशी जो डॉलर में जो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, वो होगा ही नहीं आपकी, मतलब सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट क्षमता घट जाएगी, इम्पोर्ट थोड़ा महंगा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। मतलब चलिए 3 खत्म कीजिए ना, एक और दो सही है। इन द फॉरेक्स मार्केट, ये जो फॉरेक्स मार्केट होता है, द सप्लाई ऑफ रूपी इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड for imports and various foreign assets. So, if there is a high demand to import oil, it can lead to an increase in the supply of rupee in the forest market. इससे supply of जो रुपी होगा फॉरेस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड काउज रुपीज, इससे हम लोग का पैसा बहुत गिर जाएगा, वैल्यू का, रुपया का वैल्यू जो है वो गिरते चला जाएगा। जितना ज़्यादा इंपोर्ट पे हम लोग डिपेंडेंट हो गए, हमारी रुपया उतनी ही खस्ता हाल में चले जाएगी। इसको मजबूत करना है तो हमको एक्सपोर्ट लीड कंट्रीज बनना पड़ेगा। इम्पोर्ट डिपेंडेंट नहीं बल्कि इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड माल, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को रोकना पड़ेगा। द डिमांड फॉर रुपीज इन द फॉरेक्स मार्केट ऑन द अदर हैंड डिपेंड्स ऑन द फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड अदर डोमेस्टिक एसेट्स। ठीक है, so for instance, when there is a great enthusiasm among the foreign investor to invest in India, it can lead to the increase in supply of dollars in the forex market. अगर एफडीआई ज़्यादा आ रहा है, एफआई ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है वो जब हमारे देश में निवेश करेंगे तो डॉलर की जो डिमांड होगी वो, चूंकि वो तो इन्वेस्ट करेंगे तो रुपया में करेंगे तो रुपया का डिमांड बढ़ जाएगा, रुपया अप्रिशिएट कर जाएगा, विच टर्न काउज द रूपी वैल्यू राइज अगेंस्ट डॉलर। अब आते हैं एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन के बारे में। देखिए, इन ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम
जो तरल अवस्था होता है तरल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, मार्केट फोर्स जिसमें डिमांड और सप्लाई होता है, करेंसी का कितना डिमांड है कितना सप्लाई है उसके आधार पर वो डिटरमाइन करता है करेंसी की वैल्यूज को। करेंसी अप्रिसिएशन का मतलब होता है इट इज ए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू दी अनदर करेंसी। एक करेंसी की ताकत दूसरे करेंसी की तुलना में ज़्यादा मजबूत हो जाए तो उसको बोलते हैं करेंसी अप्रिसिएट कर गया। करेंसीज अप्रिसिएट अगेंस्ट ईच अदर फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन दैट वुड बी गवर्नमेंट की सरकार की नीति क्या है, इंटरेस्ट रेट वहाँ का क्या है, ट्रेड बैलेंस, दूसरा बिजनेस साइकिल। क्योंकि अभी अभी इसका चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पूरी वैश्विक दुनिया में मंदी जैसा स्थिति होने लगा है। अमेरिका में देखिए इन्फ्लेशन बहुत ऊंचाई पे है, यूरोपियन यूनियन में उसी तरह का हाल है। तो वहाँ पर मतलब लोगों के द्वारा डिमांड बहुत घट गया है। अब क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही फेडरल बैंक अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों के द्वारा फेडरल रिजर्व के द्वारा जैसे ही इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में इन्वेस्ट किए हैं या फिर सो कॉल्ड और भी जो जहाँ जहाँ इंटरेस्ट रेट इमर्जिंग कंट्रीज है वहाँ पर जो इन्वेस्ट किया गया है वहाँ से विड्रॉ होगा, पैसा आउटफ्लो होगा। तो जैसे ही आउटफ्लो होगा तो डिमांड ऑफ डॉलर विल बी इंक्रीज, और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो स्वाभाविक है डॉलर एप्रिशिएट कर जाएगा और हमारी मुद्रा यानी हमारी पैसा और भी गिर जाएगी। और जैसे ही हमारा मुद्रा और गिरेगा हमारी हालत और भी ख़राब हो जाएगी। चीज़ों को कीमत बहुत ज़्यादा लगेगा, हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे और हो सकता है हम लोग भी कहीं स्लो डाउन में चले जाए। करेंसी अप्रिशिएट अगेंस्ट ईच अदर्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, जिसमें हम लोग बता दिए कि सरकार की पॉलिसी क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ट्रेड बैलेंसेस क्या है, बिजनेस साइकिल कैसा चल रहा है, बूम में है कि गर्त में है, पता ही होना चाहिए। बिजनेस साइकिल होता है, बूम होता है, रिसेशन होता है, फिर रिकवरी होता है, पता है ना आपको? नहीं पता तो मुझे बोलिए, मैं बताऊंगा उसके बारे में डिटेल से। करेंसी अप्रिसिएशन जो होता है वो डिस्करेज करता है कंट्रीज को कि आप एक्सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि करेंसी जब अप्रिसिएशन हो जाएगा तो आपका एक्सपोर्ट जो होगा फायदेमंद नहीं होगा, कोई खरीदेगा नहीं आपका सामान। एज इट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिकम कॉस्टलियर टू द बाय। अमेरिका के लोग बोलेंगे भारतीय सामान बहुत महंगा हो गया है, क्यों? महंगा सामान नहीं हुआ है, आपका पैसा अप्रिशिएट कर गया है, सामान तो वही है। वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज होने के कारण वही वही प्रोडक्ट को अमेरिका के लोग या कहीं भी बाहर के लोगों को जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके लिए वो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है क्योंकि आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर गई है। तो आपका एक्सपोर्ट अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जहां पर वेरियस इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड पुल देयर मनी इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट देयर होल फंड कलेक्शन इन ए पार्टिकुलर एसेट। कोई बड़ा सा संपत्ति खरीदना है तो आप अकेले तो खरीद नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आप समूह के रूप में आप बहुत से लोगों को बुलाएंगे, सब कोई थोड़ा थोड़ा पैसा पुल करेगा और उसमें डालेगा और वो चीज़ को खरीद लेगा। ऐसा होता है क्या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में? दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। ओके, म्यूचुअल फंड्स आर एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ऑफ कोर्स आई थिंक यू नो अबाउट दैट। एक और दो बी, एक और दो म्यूचुअल फंड इस प्रकार का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट तरीका नहीं है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एक स्कीम है जिसकी मदद से इन्वेस्टमेंट स्कीम जहां पर आप इन्वेस्ट करते हैं, वेरियस इंडिविजुअल कम टुगेदर एंड पुल देयर मनी इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट देयर होल फंड कलेक्शन इन अ पर्टिकुलर एसेट। द रिटर्न्स एंड द प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट वुड बी शेयर्ड। जो रिटर्न्स होता है, जो प्रॉफिट मिलता है वो उस इन्वेस्टमेंट से तो उसको शेयर कर दिया जाता है जितना मतलब आपने लगाया था, एज पर द एग्रीमेंट फाइनलाइज अमंग द इन्वेस्टर प्रायर टू द एक्ट। सीधी सीधे पांच लोगों ने एक चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा फंसाया, ठीक है, और अब उन लोग बोला कि देखिए इतना 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 करके हम ले लेंगे, जब फायदा होगा तो उस प्रॉफिट को इससे बांट लेंगे, दैट्स ऑल। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑन ए ग्लोबल स्केल हैज़ ब्रॉडर कनोटेशन। इसका बहुत मतलब विस्तृत दायमन है, विच इंक्लूड म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज, इसमें म्यूचुअल फंड भी आता है, लेकिन ध्यान रहे द स्कीम एज प्रेस्क्राइब्ड सेक्शन 11AA ऑफ सेबी एक्ट 1992। जो सेबी का जो 1992 का सेबी का जो एक्ट है 11AA, इसमें म्यूचुअल फंड को शामिल नहीं करता है, ध्यान रहे, एक्सक्लूड करता है म्यूचुअल फंड्स एंड अदर स्कीम इन इंडिया। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
regulates them under SEBI? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को कौन रेगुलेशन करता है? तो सेबी के द्वारा 1999 का इसके तहत एक्ट है। अगला कथन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई नॉर्मली पेज डिविडेंड टू द सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द सरप्लस income it earns on the investment and valuation changes on the dollar holding and the fees it gets from printing currency। ओके, जो सरप्लस मनी होता है वो भारत सरकार को देना पड़ता है एक निश्चित समय अवधि के हर साल, और वो कहाँ से होता है तो पता चल जाएगा आपको, सीधी से बता एक्सचेंज रेट से फायदा होता है। आप जो मनी छाप रहे हैं उसका कुछ फीस होता है, उससे ऑपरेशन करता तो वो फायदा होता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है। RBI has developed an economic capital framework for determining the allocation of funds to its capital reserve so that any risk contingency can be met, ताकि किसी प्रकार की झटके को महसूस किया जा सके, उसको संभाला जा सके। RBI कैन नॉट बैंक on the contingency fund in case of any emergency requirement. RBI cannot bank on the contingency fund in the case of any requirement. Which are the correct? चलिए ये कर दो, क्योंकि एनी का स्टेटमेंट ये ऑटोमेटिक गलत होता है, ये कर दो। ये जो सरप्लस अमाउंट है, ये सरप्लस वैल्यू है अवेलेबल विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसफर या आरबीआई को डिविडेंड के रूप में जो चुकाया जाता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इज लाइकली रिमेन लो इन द करेंट फिजिकल या फिनेंशियल ईयर 2023 तक बहुत कम है, because of higher expenditure incurred by the central bank due to the rising interest rate and higher cost in managing the surplus liquidity in the system। मतलब अभी जो डिविडेंड मिलेगा सरकार को बहुत कम मिलेगा, कि एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, दूसरा बात है एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिक्विडिटी को मैनेज करना जरूरी है, तो कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। लोअर डिविडेंड कुड बी ड्यू टू हायर इंटरेस्ट पेमेंट टू द बैंक्स which park their surplus liquidity in the reverse repo window। स्वाभाविक है, अगर बैंकें अपना पैसा रिवर्स रेपो रेट के रूप में पार्क कर दे क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट के लालच में, तो अब तो आरबीआई को चुकाना पड़ेगा पैसा, तो इंटरेस्ट तो कमाई तो होगा नहीं, तो स्वाभाविक है सरकार का जो सरप्लस जो गिवन किया था आरबीआई के द्वारा वो घट जाएगा। उसके अलावा अंडर रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बोरो फ्रॉम बैंक्स व्हाइल अंडर द रेपो विंडो आरबीआई लेंड्स टू बैंक। द आरबीआई कैन बैंक ऑन द कंटिजेंसी फंड। आरबीआई चाहे तो बैंक कर सकती है आराम से, विच वाज एट 3,10,986 करोड़ ऑन मार्च 2022 इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। देखिए नॉर्मली आरबीआई नॉर्मली पेज द डिविडेंड फ्रॉम द सरप्लस इनकम it earns on investment valuation change on its dollar hold and fees it gets from printing currency among others। The rupee depreciation against the dollar in the recent month is also likely to weigh on the surplus transfer। क्योंकि रूपी जो है डेप्रिसिएट कर रहा है, अप्रिसिएट तो कर नहीं रहा है, तो डेप्रिसिएट होने से जो एक सरप्लस जो अमाउंट होता है उस पर भी प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि जब रूपी डिप्रिसिएट करेगी तो सरकार को फायदा थोड़ा, आरबीआई को थोड़ा फायदा होगा, रुपी एप्रिसिएट करेगी तब फायदा ना होगा। इन द इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटी द फॉरेन डेटेड सिक्योरिटी आर मार्केट टू मार्केट on the last business day of each week ending Friday and last business day of each month, and unrealized gains or loss are transferred to the IRAFS। RBI has developed an economic capital framework for determining the allocation of funds to its capital reserve so that any risk contingency can be met, as well as to transfer the profit of RBI to the government। Next question है, consider the following statement regarding the currency and gold revaluation account CGRA। Currency and Gold Revaluation Account (CGRA) is maintained by RBI to take care of currency risk, interest rate risk, and movement in gold prices. Second one, it come under pressure if there is an appreciation of rupee via major currency or fall in the price of gold.
Unrealized gain or loss on valuation of foreign currency asset and gold are not accounted for in CGRA, which are correct. Currency gold, which are correct. I think you know about that. Answer is the A, 1 and 2. Hmm. करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट एक अकाउंट है, मतलब जिसमें कि करेंसी और गोल्ड का कनेक्शन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। अगर गोल्ड अप्रिसिएट कर रहा है, डेप्रिसिएट कर रहा है, तो आपका पैसा जो होगा उस आधार पे आपको, मतलब जो पैसा होगा उस आधार पे बदलेगा, उसकी मांग उतनी और उसके डिमांड उसके प्रभावित होंगे। तो करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए मेंटेन बाय आरबीआई। सबसे पहली बात तो इसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया था, ताकि मतलब एक तरह से सुरक्षा प्रदान कर सके, करेंसी रिस्क को झेला जा सके, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो फ्लक्चुएशन ना हो जाए बहुत ज़्यादा। मूवमेंट इन गोल्ड प्राइसेस, अनरियलाइज गेन या फिर लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट एंड गोल्ड आर नॉट टेकन टू इनकम अकाउंट बट इंस्टीड अकाउंटेड फॉर इन सीजीआरए। CGRA provides a buffer against exchange rate, गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन। ये CGRA जो बनाया गया ना, वास्तव में ये वास्तव में एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन आता है या गोल्ड के प्राइस में बहुत उतार चढ़ाव आता है, उससे एक तरह से आपको बफर प्रदान करता है। इट कैन कम अंडर प्रेशर इफ देयर इज एन अप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अगर पैसा का कीमत बढ़ गया तो इस पर दबाव आ जाता है करेंसी, और फॉल इन द प्राइस ऑफ गोल्ड, पैसा या फिर अप्रिशिएट कर जाए तो नुकसान है, और गोल्ड का प्राइस गिर जाए तो भी मतलब एक तरह से प्रेशर में है। व्हेन CGR इज नॉट सफिशिएंटली टू फुल्ली मीट एक्सचेंज लूज, इट इज रिप्लेनिश्ड फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड। तब उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए CF का इस्तेमाल, कंटिजेंसी फंड जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ देखिए, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेट जो उस पर संबंधित है, तो बेरोजगारी दर जो है क्या है, बेरोजगारी दर क्या होता है? बेरोजगारी दर इज ए परसेंटेज ऑफ पीपुल इन द लेबर फोर्स हु डिमांड वर्क बट डिड नॉट गेट इट। क्या यही बेरोजगारी दर है? लेबर फोर्स इंक्लूड दोज हु आर एम्प्लॉयड एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क बट अनेबल टू गेट इट। लेबर फोर्स में वो शामिल, देखो अनएम्प्लॉयमेंट अलग होता है, लेबर फोर्स अलग होता है। लेबर फोर्स में जो काम ढूंढ रहे हैं, जिसको काम मिल गया और जिसको काम नहीं मिला, सब आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हुए आते हैं जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन वो काम नहीं मिला है। द फॉल इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैपेंस ओनली व्हेन द मोर जॉब्स आर क्रिएटेड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तब गिरेगा जब अधिक लोगों को जॉब मिलेगा। तो बिल्कुल बात है, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उल्टा लिखा हुआ वो। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसको UER बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है एक परसेंटेज है किसका? पीपुल इन द लेबर फोर्स टू दी वर्क बट डिडंट गेट इट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इज द परसेंटेज ऑफ पीपुल इन द लेबर फोर्स, लेबर फोर्स के वे लोग जिनको काम नहीं मिला है, जो काम तो चाहते हैं। लेबर फोर्स के वो लोग जो काम तो चाहते हैं लेकिन जिनको काम ही नहीं मिला है। तो जिनको काम नहीं मिला वो, और जो लेबर फोर्स के वे लोग जिसको काम की ढूंढ रहे हैं। तो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जबकि लेबर फोर्स में वैसे लोग को शामिल किया जाता है जो एम्प्लॉयड भी हैं और दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क बट नॉट एबल टू गेट इट। मतलब एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड को जोड़ दिया जाए तो टोटल मिलके लेबर फोर्स बनेगा, और इसी लेबर फोर्स का वह हिस्सा, ठीक है, बेरोजगारी दर में कंक्लूड होगा। नीचे आपको लेबर फोर्स लिखना है, ऊपर आपको लिखना है वैसे लोग जिसको काम नहीं मिला लेकिन जो ढूंढ रहे हैं। लेबर फोर्स के बारे में तो आपको समझ में आ गया।
Labor force include those who are employed and those who are looking for work but unable to get it. So when what has been happening over the past decade, पिछले 10 साल में क्या हो रहा है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया हैज बीन लगातार गिर रहा है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफन व्हेन इट अपीयर्स दैट, जब ऐसा देखा गया कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है गिरता है ना, इट इज नॉट बिकॉज मोर जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड. ऐसा नहीं कि लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए गिर रहा है क्योंकि अधिकांश लोगों को जॉब मिल रहा है. इट इज नॉट बिकॉज मोर जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड बट बिकॉज फ्यूअर पीपुल हैव डिमांडेड जॉब्स. क्योंकि अब जो है वो कुछ ही लोग काम के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो गिरता जा रहा है. इसलिए नहीं कि अधिकांश लोगों को काम मिल रहा है. ठीक है, तो ध्यान रहे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है पिछले 10 सालों में वो गिर रहा है. क्योंकि इसलिए नहीं कि लोग जॉब में अधिक से अधिक जुड़ते, इसलिए नहीं कि मोर जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, इसलिए नहीं कि मोर जॉब उनको मिल रहा है, अधिकांश लोगों को हाथों में काम मिल रहा है, इसलिए नहीं, बल्कि लोग अब काम ही नहीं मांग रहे भाई. जाइए, इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट जाए. क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो होता है उसमें तो मांगने वाले और जो काम करने वाले हैं दोनों शामिल होते हैं. सिंस मिलियंस डू नॉट फॉर्मली डिमांड वर्क, देयर इज ए undercounting of unemployment people in India. This is why unemployment rate falls to adequately capture the unemployment distress in India. इसलिए ये बात तो पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश की है कितनी. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट देश रेट में जो लेबर फोर्स होता है जिसमें कि काम करने वाले और काम नहीं करने वाले जो डिमांड कर रहे थे दोनों का योग से भाग किया जाता है. जब रेट निकलता है तो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो चूंकि गिर रहा है, इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि लोग अधिक से अधिक काम कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि अधिकांश लोग अब काम को मांगना ही छोड़ दिए हैं. इसलिए सही आंकड़ा प्रस्तुत ही नहीं हो पा रहा है. एंजल इन्वेस्टर के बारे में प्रश्न है. एंजल इन्वेस्टर मीन्स एनी पर्सन हु proposes to invest in angel fund and satisfied which of the following condition. एंजल इन्वेस्टर कौन कहलाता है बताओ? Has experience as a serial entrepreneur, has early stage investment experience, is a senior management professional with at least 10 years of experience. बताइए एंजल इन्वेस्टर के बारे में. चलिए, सिंपल सा जवाब है इसका डी, सबका सब सही है. एंजल इन्वेस्टर मतलब एक तथा, देखिए बहुत से हम लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन बुद्धि तो है, दिमाग तो है, इनोवेशन का आइडिया भी है, अप्रोच भी है, लेकिन सुख दुख की बात यह है कि इन्वेस्ट करने के लिए मनी ही नहीं है. तो उसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति, धनाढ़ व्यक्ति जिनके पास अकूत संपत्ति है, अब वो कहाँ कैसी संपत्ति है आई डोंट नो, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मुझे मदद कर दे. मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को जिनके पास अप्रोच है, दिमाग है, टैलेंट है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, लगता है कि इनके पास पोटेंशियल है, उनमें पैसा फंसा देंगे, उनके शेयर खरीद लेंगे. तो वही लोग हैं, पर्सन हु पोजेस इन्वेस्ट, जिन प्रपोजेस टू इन्वेस्ट इन एंजल फंड्स एंड सेटिस्फाइड वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. पहला, एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु हैज अ नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 2 crore rupees excluding value of his principal residence, has early stage investment experience, has experience as serial entrepreneur, is a senior management professional with at least 10 years of experience. Early stage investment experiences shall mean prior experience in investing in a startup or emerging or early stage ventures, and serial entrepreneurs shall mean a person who has promoted or co-promoted more than one startup or venture. नेक्स्ट सेक्शन है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट.
चलिए, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी कैंडिडेट. So let's start. Consider the following statements. Tamil Nadu government recently launched Nilgiri Tahar Conservation Project, an initiative for the conservation of Nilgiri Tahar या नीलगिरी तहर. ठीक है. There are multiple reference to the Nilgiri Tahar in Tamil Sangam literature. क्या तमिल संगम में नीलगिरी तहर का जिक्र है? नीलगिरी तहर is endangered species endemic to Western Ghats. Which of the statement is correct? नीलगिरी तार नाम से स्पष्ट है, नीलगिरी है तो नीलगिरी तो वेस्टर्न घाट में ही होगा, लेकिन क्या ये यहीं पर इंडेमिक है और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है? तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए इसका आंसर. बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडेंजर्ड. आई थिंक ए और डी इज राइट आंसर. डी सब कुछ सही है इसमें. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हालिया में अभी अभी नीलगिरी तार को नीलगिरी तार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि नीलगिरी तार को बचाया जा सके, क्योंकि नीलगिरी जो तमिलनाडु का जो है वो नीलगिरी तार जो है वो स्टेट एनिमल है. नीलगिरी तार प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीलगिरी तार पॉपुलेशन थ्रू सर्वे, रेडियो टेलीमेट्री स्टडीज, reintroduce the tahars to their historical habitat, address proximate threats, increase public awarenesses. The project is to be implemented from 22 से लेकर 27 तक चलेगा भैया, ताकि इसको बचाया जा सके, इसके बारे में जानकारी पैदा किया जा सके, लोगों को अवेयरनेस किया जा सके. ऐसा माना जाता है कि नीलगिरी तहर जो तमिल संगम में इसका बहुत जिक्र किया गया. 2000 साल पहले का जो तमिल संगम है उसमें बहुत जिक्र है. मेजोलिथिक पीरियड में भी इसका कहीं ना कहीं इसका चित्र बनता था बहुत से दीवारों में. कल्चर में इसका इस्तेमाल था. इट वॉज डेजिग्नेटेड एज द स्टेट एनिमल इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल एंड कल्चर सिग्निफिकेंस. का एक तरह से पारिस्थितिक और सांस्कृतिक भूमिका रही है, इसलिए इसको तमिलनाडु का मतलब एक तरह से स्टेट एनिमल घोषित किया गया. ध्यान रहे, एनिमल इज इंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट. ये वेस्टर्न घाट में ही इंडेमिक है, मतलब वहीं मिलता है. इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया. 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 का दर्जा प्राप्त है. अर्थात इसको अगर शिकार किया जाए, किसी प्रकार से क्षति पहुंचाया जाए तो कठोर दंड मिलेगा भैया. इट इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड द सोल कैपराइन स्पीसीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल माउंटेन ऑफ द सदर्न इंडिया. इसके बारे में यूपीएससी पूछ ली है. एनिमल इनहेबिटेट्स मीडोज, चारागाह जो होता है, स्टीप क्लिप्स एट एलिवेशन 300 से 2600 मीटर के आप सी लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं इसको. इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर, मतलब लगभग समझ लीजिए 3400 के 3500 के आसपास हमारे यहाँ पर मतलब नीलगिरी तार मिलता है. अगला है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सेंटर्स. ये जो लाल चंदन है उसके बारे में क्वेश्चन है, क्योंकि इसका तस्करी खूब हो रहा है. अभी भारत में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये बन चुका है. इस पे पुष्पा फिल्म में दिखाया भी गया है, पुष्पा साला झुकेगा नहीं. तो रेड सैंडल्स इज ए फ्लोरा स्पीशीज दैट इज इंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स. क्या ये केवल वेस्टर्न घाट्स में मिलता है? क्या यहीं पर इंडेमिक है? इंडेमिक का मतलब समझते हैं ना, इंडेमिक का सीधा मतलब होता है वो प्रजाति जो है वो पूरी तरह से वेस्टर्न घाट में ही है, मतलब उसी विशेष लोकेशन में ही है और कहीं नहीं है. इट इज लिस्टेड अंडर द इंडेंजर्ड लिस्ट. IUCN के जो रेड लिस्ट होता है, क्या उसमें रेड सेंडर्स को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया? क्या द एक्सपोर्ट ऑफ रेड सेंडर्स फ्रॉम इंडिया इज प्रोहिबिटेड? पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर देंगे तो फिर तो काम ही दिक्कत हो जाएगा ना. तो ये सब तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए आपको. 3 तो गलत कर दीजिए आप. 2 और 3 कैसे सही मान लेगा? हाउ इट पॉसिबल? प्रोहिबिटेड है यहाँ पर लिखा हुआ, 2 और 3 सही है. देखिए ये इंडेमिक नहीं है. ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, आंध्र प्रदेश इंडेंजर्ड. तो रेड सेंडर्स इज ए फ्लोरा स्पीशीज. फ्लोरा स्पीशीज आपको फ्लोरा है जो कि इंडेमिक टू द डिस्ट्रिक्ट ट्रैक्टेड ऑफ फॉरेस्ट जैसे ईस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड फॉल अंडर द इंडेंजर्ड लिस्ट इन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर. रेड सेंडर ये ऑल्सो लिस्टेड अपेंडिक्स 2. ध्यान रहे अपेंडिक्स 2 में रखा गया है. साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रखा गया. ठीक है. साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. इट इज रीच ह्यू एंड थेरेपेटिक प्रॉपर्टी है इसका.
मतलब औषधि गुण होने के कारण, सौंदर्य गुण होने के कारण रिस्पॉन्सिबल हाई डिमांड, पूरा एशिया में इसका डिमांड ज़्यादा, चाइना में डिमांड है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्रोडक्ट, हाई इन फर्नीचर, वुड क्राफ्ट, रईसों का मतलब एक तरह से यूज होता है रईसों के घर में। रेड सेंडर्स फ्रॉम इंडिया इज प्रोहिबिटेड पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। रेड सेंडर्स का कटाई नहीं, मतलब कटाई प्रतिबंध है, नहीं कटाई प्रतिबंधित नहीं है, कटाई होता है थोड़ा मात्रा में, नियमित मात्रा में, लेकिन इसका बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। रेड सेंडर्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज प्रोहिबिटेड एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, रेड सेंडर्स एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, उसका बिजनेस नहीं किया जा सकता है। इंडेंजर स्पीसीज, इंडेंजर फ्लोरा है ना, हालांकि इसको साइट्स के दो में रखा गया परसिस्ट में और अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोइंग कंडीशन पढ़िए। सिग्नेटरीज टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी मीट एनुअली टू वर्क ऑन ए global plan to halt biodiversity loss, restore natural ecosystem. Okay. Fifth conference of the parties to the Convention on Biological Diversity delivered a new agreement called Global Biodiversity Framework, which contains goals and targets that needed to be achieved by 2030. The Convention on Biological Diversity was outcome of Rio Summit. Okay. सीबीडी के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, दिट इज द प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द आउटकम ऑफ, कहाँ से निकला, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका भी गोल है। तो मेरे ख्याल से 2 और 3 सही है, सी इज द राइट आंसर। मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हैज जस्ट कंक्लूडेड इन मॉन्ट्रियल कनाडा, promising to take urgent action to protect the restore the world biodiversity। दुनिया का बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए अभी हाल में कन्वेंशन हुआ भैया कनाडा में, कनाडा के मॉन्ट्रियल के। देखिए, सिग्नेटरीज टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी एक एग्रीमेंट है 1993 का, जिसमें कि हर 2 साल में मीटिंग होता है, नॉट एनुअली, ये 2 साल में होता है, 1 साल में नहीं। क्लाइमेट में जो कुछ घटित हो रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को लेकर जितनी चिंताएं हैं उसको प्रकट करने के लिए लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं, गप्पेबाजी होता है। पर्यावरण के लिए कुछ तो करना है नहीं, खाली मीटिंग और टीटिंग हो रहा है। इसमें एक मॉन्ट्रियल मीटिंग जो कि 15वां एडिशन है, जो कि COP15 के नाम से जाना जाता है, वो पेरिस में घटित हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीबीडी, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि डिलीवर किया गया, एक नया एग्रीमेंट बनाया गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है, फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो कि जिसमें कि 4 गोल है, 23 टारगेट हैं, और इनको पूरा करने के लिए 2030 का टारगेट लिया गया है। ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसको इज बीइंग कंपेयर टू 2015 पेरिस एग्रीमेंट से कंपेयर किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए, गाइडिंग द ग्लोबल एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। तो ये यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC एंड CBD, चाहे यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC हो या CBD, दोनों जो है ना वो आउटकम है किसका, रियो अर्थ समिट जो 1982 में घटित हुआ था। ठीक है, यू नो अबाउट दैट रियो अर्थ समिट 1992, उसके 20 साल बाद फिर से हुआ था। ठीक है, रियो DOG रियो में। As was the third member of family, the Convention to Combat Desertification (CCD), which deals specifically with the issue of land degradation। ये CCD जो है वो तो लैंड डिग्रेडेशन को मामला को हल करता है। यस, नेक्स्ट है, कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट। पाल घाट गैप एक मेजर ब्रेक है इन द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज में, जो लोकेटेड है बिटवीन नीलगिरी हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स। इज इट राइट? पालघाट क्या अन्नामलाई और नीलगिरी हिल्स के बीच में है? Most elephant reserves in India are found in the flat terrain, or very few of them are located in mountain habitats.
Asian elephant has been listed endangered on the IUCN. Of course, you know about that. पहला स्टेटमेंट तो आप काट ही दीजिए, बिल्कुल 1 और 3 सही है, लेकिन 2 बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोस जो है वो फ्लैट में नहीं बल्कि उताड़ खड़ाव में बढ़ता है। अभी अभी आर्टिकल छपा है, इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमल हैबिटेट। जिन हम लोग जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। हम लोगों ने जानवरों की जो पारिस्थितिक लोकेशन होता है उनको छीनते जा रहे हैं, उनकी जो ऑप्टिमल हैबिटेट लोकेशन होता है वो खत्म होता जा रहा है। इसी में से अभी खबर आया है, जो फ्लैट टेरेन होता था इज इजली निगोशिएबल हुआ करता था कभी। वेस्टर्न घाट इज एन इन एस्कार्पमेंट रनिंग नॉर्थ साउथ। जो वेस्टर्न घाट है वो पूरा नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है और द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया के तरफ में इंटरप्टेड है, हालांकि ये इंटरप्टेड है, ठीक है, टू वॉच द साउथ बाय लो लाइंग पाल घाट। गेप है वहां पर, पालघाट का गेप है, दैट सेपरेट द नदर्न फ्रॉम सदर्न एलिफेंट लोकेशन या पॉपुलेशन। ये जो वेस्टर्न घाट्स और जो ईस्टर्न घाट्स नहीं बोलिएगा, ये बोलिएगा कि जो एक दो जो गेप है ना वेस्टर्न घाट में, वो गेप पाल घाट जो सेपरेट करता है नदर्न और सदर्न एलिफेंट पॉपुलेशन को। दिस गेप हैज बीन ट्रांसफॉर्म बाय एग्रीकल्चर फॉर सेवरल सेंचुरी। लगातार खेती करते 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 तो ये जो गेप था ना वो खत्म कर दिया गया। is 3 किलोमीटर इट्स नैरो वेस्ट एंड 40 किलोमीटर इट्स वाइड्स। एक समय हुआ करता था। पालघाट गेप इज ए ब्रेक इन दी घाट दैट रिलेटिवली फ्लैट। जो कभी फ्लैट था, फ्लैट पालघाट जो है वो रिलेटिवली फ्लैट था, समतल भूमि था, एंड कंसिक्वेंटली इजली निगोशिएबल बाय एलिफेंट। आसानी से हाथी आया जाया करते थे। लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट ने, क्रॉप कल्टीवेशन ने सारी की सारी परिस्थिति को ही पलट कर रख दिया। बेचारे हाथी जाएंगे कहाँ, लड़ेंगे इंसानों से। एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही रहता है। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के तहत हर दिन 4-5 लोगों को कूच दिया जाता है, कीपिंग देम कन्फाइंड टू द हिली एरियाज। अब अफसोस की बात है, वो जो फ्लैट भूमि जो कभी हाथियों का मतलब स्वर्ग हुआ करता था, आज उनके हाथ से निकल गया, आज उनके हाथ से चला गया। अब वो बेचारे हिली एरिया में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो कभी सब ऑप्टिमल हैबिटेट हो गया है। ऑप्टिमल हैबिटेट फ्लैट था, वेस्टर्न घाट्स का जो पाल घाट था उनके बीच एक गेप था, वो छिन चुका है इन लोगों से, इन लोगों से ना, हाथियों से। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एलिफेंट्स रोम फ्रीली अक्रॉस द साउथ ईस्ट एशिया ऑल द वे टू चाइना। अरे बाप रे, देख लो, साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए चाइना तक को जाते थे। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर हैव रिस्ट्रिक्टेड देम टू द माउंटेन चेन्स। लेकिन अब एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर के कारण, ना मनुष्य गतिविधियों के कारण, मनुष्य कार्रवाई के कारण ये जो है ना माउंटेन एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। आयरनकली मोस्ट एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया आर फाउंड इन माउंटेन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। एज ट्री ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे ट्री बूढ़ा होता है, जैसे जैसे पेड़ बूढ़े होते हैं, बड़े होते हैं, सर्टेन पार्ट्स ऑफ इट बिकम डेड वुड which is eventually decomposed by microbes and insects like termites। सीधी सी बात है, आप बूढ़ा होना तो पेड़ पौधे भी बूढ़ा होंगे और उसके पत्ते, उसके डालियाँ झड़ेगी और उसको माइक्रोब और टर्माइट खा जाएगा, चूस देगा। टर्माइट्स रिलीज कार्बन from dead wood in the form of carbon dioxide and methane. As temperature rises, decomposition activity of the termites reduce accordingly, which of the cover। सीधी सी बात है, तीसरा तो गलत ही है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाता है। अभी अभी पता चला है कि जो टर्माइट्स, जो दीमक होते हैं, डिकम्पोज वुड एट मच हायर रेट इन वार्मर कंडीशन। एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका डिकम्पोजिशन जो रेट होता है वो ऑलमोस्ट 7 गुना ज़्यादा हो जाता है। ये टर्माइट जो होते हैं इतने खतरनाक होते हैं, सोच लीजिए आने वाले समय में जो टेम्परेचर इतना तेजी से बढ़ रहा है
तो दीमकों की संख्या उतनी तेजी से बढ़ेगी, और दीमकों की संख्या जितना तेजी से बढ़ेगा, उनका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन रेट जो है वो 7 गुना ज्यादा बढ़ रहा है हर 10 डिग्री सेल्सियस में। तो मान के चलिए सारे पेड़ पौधे तो ऐसे समाप्त हो जाएंगे इस टर्माइट के रेट से, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऐसे इवॉल्व हो जाएगी वातावरण में। तो a study revealed that the earth gets warmer, termites will rapidly spread across the world. This could in turn lead to the further rise in global temperature. इससे पृथ्वी और गर्मा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या टर्माइट्स बढ़ा रहा है, बिकॉज these small insect while consuming dead wood release carbon into the atmosphere, क्योंकि ये डेड वुड को खाते हैं, और डेड वुड को खाने के पश्चात हकते हैं और धुआं निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं मरने के पश्चात एटमॉस्फेयर में? द रिसर्चर ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, इन्होंने देखा कि वुड ईटिंग टर्माइट्स वेर एबल टू सर्वाइव इन वार्म एंड ड्राई कंडीशन। सबसे बड़ी बात है, सबसे चिंता की विषय ये बात है, टर्माइट जो है ना किसी भी कंडीशन में अपने आप को एडॉप्ट कर ले रहे हैं, अनलाइक द माइक्रोब्स जिनको पानी चाहिए जीने के लिए। लेकिन ये सूक्ष्म जीव नहीं है, ये टर्माइट्स है भाई। ये टर्माइट्स जो है खतरनाक है। देयरफॉर विद द ट्रोपिकलाइजेशन, दैट मीन वार्मिंग शिफ्ट्स टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, जैसे जैसे मतलब आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो टर्माइट वुड डीके will likely increase as termite access more of earth surface. Although these insects are already found in the colder areas, they play a limited role in decaying of wood in the comparison fungi and bacteria. Although मान के चलिए ये कोल्डर एरिया में भी मिलते हैं, ऐसा बात नहीं कि केवल वार्मर एरिया में मिलते हैं। They play a limited role in the decaying of wood in comparison to fungi and bacteria. लेकिन इतना बड़ा भी योगदान नहीं देते हैं कि फंगी और बैक्टीरिया के तुलना में ये ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसा नहीं। As the tree go, जैसे जैसे ट्री बड़ा होता है, certain parts of it die and become dead wood, which is eventually decomposed by the microbes and insects like termites. The decaying of wood result in the release of not only the variety of nutrients but also the carbon. According to the study, the termites release carbon from wood, dead wood, in the form of carbon dioxide and methane. जो पत्तियां, पेड़ पौधे के जड़ और जो घास फूल जो भी होता है उनको सड़ने करने से कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन निकलता है। The two most important greenhouse gases. So an increase in the termite population, जैसे जैसे termite की population बढ़ेगी, their faster decomposition activity can cause more greenhouse emission, resulting in the hotter planet. और पृथ्वी उतनी ही गर्माती चली जाएगी। Next question. Consider the following statement regarding carbon sink. Carbon sink are the natural system that suck up and store the carbon dioxide from the atmosphere. Of course, एक तरह से मतलब समझ लीजिए सोखता है, जो कार्बन को ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड एज ए कार्बन सिंक इफ इट अब्जॉर्ब मोर कार्बन देन इट्स रिलीज। द अर्थ्स लैंड एंड ओशियन अब्जॉर्ब अबाउट हाफ ऑफ द ऑल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज। जो अर्थ है का मतलब भूमि और जो ओशियन है वो क्या मनुष्यों की तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है उसका आधा हिस्सा चूस लेता है। कंटिनेंटल फॉरेस्ट store at least 10 times more carbon than mangrove, sea grass and beds and salt marshes. मतलब कहना चाहता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल जो होते हैं, जो कॉन्टिनेंटल में होते हैं, मतलब उपमहाद्वीपों के अंदर जो जंगल होते हैं, उनका जो क्षमता है वो 10 गुना ज़्यादा है कार्बन स्टोरेज करने में, मैंग्रोव्स की तुलना में, सी ग्रास की तुलना में या साल्ट मार्शेस की तुलना में। थिंक अबाउट इट। चलिए डी है इसका आंसर, सब कुछ सही है। कार्बन सिंक वास्तव में एक नेचुरल एब्जॉर्बर सिस्टम होता है जो कि चूसता है, स्टोर करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच कर अपने में सोख लेता है। इसलिए तो लकड़ी जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि वो लकड़ी वास्तव में क्या है? कार्बन सिंक है ना है। पेड़ पौधे क्या है? कार्बन सिंक है ना है। अर्थ क्या है? कार्बन सिंक है ना। लैंड क्या है? कार्बन सिंक है ना। ओशियन क्या है? कार्बन सिंक है ना। एब्जॉर्ब अबाउट हाफ ऑफ द ऑल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज। हम लोग जो मनुष्य की गतिविधियां जो है, आग लगाना, खुद पेड़ पौधे काटना, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत निकलती जा रही है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए बैठा हुआ है कौन? ओशियन, अर्थ, पेड़ पौधा, यही सब। मैंग्रोव
Seagrass beds and salt marshes store at least 10 times more carbon than continental forest. ध्यान रहे, मैंग्रोव जो है ना, मैंग्रोव हो, सीग्रास हो, साल्ट मार्शेस हो, ये कम से कम 10 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर करके रखे हैं कॉन्टिनेंटल फॉरेस्ट की तुलना में. सेडिमेंट्री रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट contain loads of carbon compounds, including the hydrocarbons we use for fossil fuels that leads to the excess carbon dioxide in our atmosphere. The forest is considered a carbon sink if it absorb more carbon than it release. फॉरेस्ट को कार्बन सिंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना छोड़ता नहीं है उससे ज़्यादा अवशोषित कर लेता है. क्योंकि आप तो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है पेड़ पौधे, लेकिन वो पेड़ पौधे रिलीज करने से ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं. चिंता का बात यह है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है इज नाउ रिलीजिंग इंस्टीड ऑफ एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. जो कभी मतलब पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता था अमेजन बेसिन, अमेजन रेन फॉरेस्ट, वो उसकी संकट की बात यह है कि अब वो कार्बन को उगल रहा है ज़्यादा जितना वो निकल रहा था पहले. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज. Green status. It is a new global standard to measure how close a species is being fully ecological functional across its range. It was launched by UNFCCC. It is measure how much the species has recovered due to conservative efforts, which the above statement is correct about the बी. एक और तीन सही है, दो गलत है. देखिए ग्रीन स्टेटस, आईयूसीएन जो है वो ग्रीन स्टेटस जारी करता है. एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, एक नया ग्लोबल. पहले आईयूसीएन क्या करता था, रेड लिस्ट जारी करता था, अब वो ग्रीन स्टेटस भी जारी कर रहा है स्पीसीज के लिए. तो आईयूसीएन के द्वारा आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज ए न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड टू मेजर क्लोज हाउ क्लोज ए स्पीसीज इज टू बीइंग fully ecological functional across its range and how much it has recovered thanks to the conservation action. अब आते हैं हम लोग ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में. Green bonds can be issued by any sovereign entity, intergovernmental groups, or corporates. Why not? In India, the sovereign green bonds are issued by the Ministry of Environmental, Forest and Climate Change. और तीसरा है, in India, the proceeds raised from sovereign green bonds can be used to finance or refinance expenditure for the various green projects, including the renewable energy, clean transportation, climate change, adaptation, pollution prevention, control, and green buildings. जनरल बातें तो आपको हल्का लगेगा, और सिर्फ आपको यही दिक्कत हो रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के तहत आता है कि नहीं. तो देख लीजिए इसका उत्तर. सही जवाब इज द बी, 1 और 3, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. आरबीआई जो है वो उन्होंने अनाउंस किया है कि पहली बार उन्होंने सॉवरेन ग्रीन फंड जो कि 16,000 करोड़ का होगा वो लॉन्च करने जा रही है. आपको अगर पैसा फंसाना है तो आप इस बॉन्ड को खरीदिए, और आपका जो दिया गया पैसा है वो निश्चित रूप से ग्रीन इनिशिएटिव में ही लगेगा. और ये 8,000 करोड़ का दो दो बार लॉन्च किया जाएगा हर साल, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में. तो ग्रीन बॉन्ड्स वास्तव में कुछ होता नहीं है, वो सरकारी बॉन्ड ही होते हैं. और इसको इंटर गवर्नमेंटल बॉन्ड्स के मतलब ये चाहे तो सरकारी बॉन्ड हो सकता है, गैर सरकारी बॉन्ड हो सकता है, कोई पार्टी भी लॉन्च कर सकता है, अलायंस लॉन्च कर सकता है, कॉर्पोरेट लॉन्च कर सकती है, ताकि इस बॉन्ड का जो पैसा होगा यूटिलाइज किया जा सके इन्वायरमेंटल को सस्टेन बनाने के लिए. द फ्रेमवर्क फॉर द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वाज इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ नवंबर 2022. यूनियन बजट 2022-23 में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था कि भारत जो है उन्होंने ग्रीन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाया है. तो इशू दो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड विल हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट इन टैपिंग, जो अपने वादे पूरे करना है उनको. 2070 तक हमको जीरो इमिशन बनना है, 2050 तक कुछ और करना है, पंचामृत की जो बातें हम लोगों ने बातें रखी है उसको भी तो पूरा करना है. इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है हम लोग, बहुत ज़्यादा तेल खरीदते हैं, सबको ख़त्म करना है ना. तो गवर्नमेंट विल use the proceeds raised from SRGBs to finance or refinance expenditure
in parts or whole for the various green projects, including renewable energy, clean transportation, energy efficiencies, climate change adaptation, sustainable water हो, waste management हो, pollution control हो, prevention हो, green buildings बने, renewable energy investment will be made in solar, wind, biomass, hydropower, so on. शॉर्ट में कहिए तो धरती को बचाना है, धरती को बचाना है तो धरती को जितनी हरी भरी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पता होगा हम लोग का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में 1988 में क्या लिखा गया है कि धरती जो है कम से कम 33% भारत का जो भौगोलिक एरिया का टोटल 33% तो होना चाहिए, लेकिन 33% तो अभी है नहीं, वर्तमान में 24 समथिंग समथिंग है। तो भौगोलिक एरिया का किस तरह से ग्रीनिंग हो, और ग्रीनिंग करने के लिए पैसा कहाँ से है, तो पैसा होने के लिए बॉन्ड लाया गया, बॉन्ड में वादा किया गया कि ये जो पैसा उठाया जाएगा आपको आपको इन्वेस्ट करने से फायदे में होंगे, आप चाहे तो बिना बताए आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्स इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्स छूट मिलेगा, इसके अलावा आपको सरकारी मदद भी मिलेगी, ठीक है, आपके लिए रेड कॉर्पेट बिछाया जाएगा। ओहो, चलिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस की तरफ। एलएनजी क्या है? एलएनजी एक नेचुरल गैस जो कि रिड्यूस टू लिक्विड स्टेट थ्रू द इंटेंस हीटिंग, क्या इसको बहुत तेज गर्म करके नेचुरल गैस को लिक्विड स्टेट में लाने की प्रक्रिया है। एलएनजी इज ए गैस जो कि रिड्यूस किया गया है टू ए लिक्विड स्टेट थ्रू द इंटेंस हीटिंग, बहुत ज़्यादा गैस को गर्म करें तो लिक्विड में हो जाएगा, ऐसा है क्या? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूटेड ऑलमोस्ट होली ऑफ मेथेन, पूरी तरह से मेथेन का बना हुआ है एलएनजी। वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ एलएनजी इज दैट it cannot be easily transported through around the world by ships. Which of the above statement is correct? Natural gas, liquefied natural gas, तो इसका केवल बी सही है, ठीक है। देखिए एलएनजी इज ए नेचुरल गैस reduced to liquid state liquefaction through the intense cooling, not, क्योंकि आप गर्म कीजिए तो गैस उड़ जाएगा, बल्कि इसको ठंडा करना पड़ेगा ना भाई, वही -161 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 259 फ़ारेनहाइट तक। लिक्विड गैस इस 600 गुना स्मॉलर होता है देन द ओरिजिनल वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा, लिक्विड का वॉल्यूम तो कम होगा, तो आप उसको स्टोर करने के लिए आप आराम से छोटा छोटा मतलब स्टोरेज कर सकते हैं। अब वो गैस रहेगा तो गैस को तो ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए ना, तो इसको आप 600 गुना छोटा कर सकते हैं लिक्विड को, हाफ ऑफ द वेट ऑफ द वाटर, ठीक है। द कंप्रेस्ड फॉसिल फ्यूल्स विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑलमोस्ट ओनली ऑफ मेथेन, इसमें जो फॉसिल फ्यूल हम लोग जलाते हैं उसमें अधिकांश तो मेथन होता है। पोटेंट ग्रीन हाउस, बहुत खतरनाक, मेथन तो बहुत ग्रीन हाउस गैस है ना, तो कैन बी ट्रांसपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड बाय शिप। ये फॉसिल फ्यूल्स तो दुनिया के इधर उधर चक्कर लगाते रहता है, अब जानते ही हैं हम लोग खरीद क्या रहे हैं, वास्तव फॉसिल फ्यूल ही तो खरीद रहे हैं ना। आफ्टर अराइविंग एट इट्स डेस्टिनेशन, जहाँ पहुँचता है, द कार्गो इज रीगैसिफाइड, इसको फिर से रीगैसिफाइड किया जाता है इन ए फ्लोटिंग टर्मिनल एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द पाइपलाइंस, उसके बाद उसको पाइपलाइन से भेज दिया जाता है। तो आराम से, ये तो हो गई फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, लेकिन बट डिस्पाइट एलएनजी एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल होने के बावजूद भी द हाई कॉस्ट ऑफ लिक्विफिकेशन एंड प्रोड्यूसिंग एलएनजी हैज ए लिमिटेड इट्स मार्केट, लेकिन इसको लिक्विफिकेशन करने में जो आपको कूलिंग का जो सिस्टम है उसको डेवलप करने में, इसके अलावा इसको ठीक से स्टोर करने में काफ़ी समस्या है, इसलिए इसका मार्केट लिमिटेड है। कूलिंग एंड लिक्विफाइंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, कूलिंग, लिक्विफाइंग, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एज वेल एज द पोस्ट ट्रांसपोर्ट रीगैसिफिकेशन, फिर से आपको उसको कूल किया, कूल के बाद लिक्विफाई किया, लिक्विफाई कर ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो डेस्टिनेशन पहुँचते पहुँचते तक उसको इतना शर्तों से गुजरना पड़ेगा, और फिर जो इसका जो कंज्यूमर स्थान है वहाँ पहुँचाने के लिए इसको फिर गैस गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो इससे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो आप एनर्जी बनाना चाह रहे हैं कि एनर्जी कंज्यूम करना चाह रहे हैं, ऐसा ना हो कि 10 रुपया खर्चा करने के चक्कर 10 रुपया कमाने के चक्कर में 20 रुपया खर्चा हो जाए, तो वही वाला बात दिख रहा है एलएनजी के साथ। बिकॉज ऑफ एलएनजी मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन, एलएनजी का उत्पादन ही अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया है। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, रिस्क ऑफ मैथन लीकेज, अगर कहीं मैथन, चूंकि पूरी तरह से मैथन का बना हुआ है, अगर कहीं भी लीकेज हो जाए तो दैट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर इट। और एक तो बहुत transport and regasification chain are simply much higher and therefore much more emission
emission intensive. Consider the following statement regarding the vampire bats. Vampire bats are only mammals which feed solely on blood. ये जो बेट्स होते हैं क्या केवल खून चूसते हैं? They are mainly inhabited the warmer region of Indian subcontinent, which is the correct. ये स्टेटमेंट सही है. Vampire bats which inhabited warmer region of Latin America. ये जो vampire bats होते हैं ना वो लैटिन अमेरिका के मतलब वहीं पर पाए जाते हैं ज़्यादातर. America and boast wing spans of about 18 सेंटीमीटर are the only mammals with a blood only diet. इसका केवल खून ही मतलब ये चूसता है बेटा. They reside in colonies of thousands. हजारों साल से ही पाए जा रहे हैं. कॉलोनी में मिलते हैं ये लोग. Specializing in a diet of 100% blood is already quite rare among vertebrates. सबसे बड़ी दिक्कत है ये स्तनपायी है बेटा. और स्तनपायी होने के बाद केवल खून पे जीवित रहना, खून चूस के अपना जीवन निर्वाह करना बेट का सबसे अमेजिंग फैक्ट्स है. वेम्पायर बेट्स. इस पे फिल्म भी बना वेम्पायर बेट्स, अब देखिएगा हॉलीवुड का. Consider the following statement regarding the benefits of pulses on environment. आप दाल खाते हैं, प्रोटीन मिलता है, ये तो ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए कितना फायदेमंद है दाल को उगाना, सोचिए. उससे संबंधित क्वेश्चन है ये. बेसिकल लॉजिकल क्वेश्चन है. Pulses in दालें enhance the soil fertility, reduce the consumption of major fertilizer required for the cultivation of food crops. मतलब एक तरह से ये सप्लीमेंट्री के रूप में काम करता है, समझिए. डाइट सप्लीमेंट्री जिस तरह होता है ना, उसी तरह ये धरती के लिए, ये भूमि के लिए, मृदा के फर्टिलिटी के लिए उसको मजबूत करता है. द रूट्स ऑफ द पल्सेस लेगूम्स कंटेन सोइल इनरिच बैक्टीरिया कलेक्टिव नॉन एज राइजोबियम. इसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो वातावरण से नाइट्रोजन को खींचकर इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और ये पेड़ पौधे के द्वारा वापस नाइट्रोजन अवशोषित कर लिया जाता है. पल्सेस परफॉर्म बायोलॉजिकल फिक्सेशन एनवायरमेंटल नाइट्रोजन विच ऑफ द. सब के सब सही है. मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया, ज़्यादा बताना नहीं है. देखिए रूट्स ऑफ पल्सेस एंड लेग्यूम्स कंटेन सोइल इनरिचिंग बैक्टीरिया. जैसे कि जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं, पूछा भी गया है कि राइजोबियम क्या है, तो ये वास्तव में लेग्यूम्स और पल्सेस के जो जड़ें होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है. देयरफॉर पल्सेस परफॉर्म बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ एनवायरमेंटल नाइट्रेशन. ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की भूमिका निभाते हैं. दे ऑल्सो इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, इम्प्रूव द क्वालिटी एंड मेंटेन इट्स बायोडाइवर्सिटी. Pulses enhance fertility and reduce the consumption of major fertilizer required for the cultivation of foods crops by the millions of tons of globally. Consider the following statement. In India, more than 50% of installed electricity capacity comes from non-fossil fuel sources. जो installed electric capacity है वो non-fossil fuel से ही आता है. More than 50%. सोचिए थोड़ा सा. India is among the top 5 countries which the largest renewable energy producer, which of the above statement is correct. आपको डेटा अगर पता होगा तो डेफिनेटली आप जानते ही हैं कि हम लोग जो अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूम करते हैं वो जो आता है थर्मल पावर से आता है. और ये जो थर्मल पावर का सबसे ज़्यादा कोयला, जो कोयला को बर्निंग करते हैं, तो उसमें 50% का योगदान तो है ही, आप मान के चलिए, क्योंकि अभी हम लोग उतना फिट नहीं हुए हैं. तो लेट्स सी, आंसर विल बी बी विच इज़ करेक्ट. तो केवल बी सही है. इन इंडिया विच इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुका है. Nearly 40% of installed electricity capacity come from non-fossil fuels. मैंने ठीक ही बताया, लेकिन आपको ये समझना है मैंने बताया क्या. हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स है, आई मीन कोयला को बर्न करके, पेट्रोल को बर्न करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो अभी 50% से ज़्यादा है. लेकिन जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ग्रीनरी पैदा करना चाहते हैं, भारत को और विश्व को पूरा सुखद बनाना चाहते हैं, वो अभी 40% के आसपास है. तो हमारे यहाँ देश में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग होता है उसका 40% जो होता है वो रन रिन्यूएबल एनर्जी से मिलता है. सबसे अच्छी बात है. और ये दुनिया का तीसरा देश बन चुका है एनर्जी के मामले में आफ्टर यूएस एंड चाइना. कार्बन
Sequestration is a process of capturing and storing atmospheric carbon dioxide. सीधी सी बात है. Forest and other land vegetation absorbing carbon dioxide during the photosynthesis is one of the ways of the carbon sequestration. An area which absorbs more carbon than release it is considered as a carbon sink. Which of the above? सब सही है सब. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द ग्लोबल कार्बन साइकिल. स्वाभाविक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन. वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड तैर रहा है ना, उसको चूस लो. अब किस किस तरीके से चूसोगे, दैट्स ऑल. वन ऑफ द वेज दिस हैपेंस इज द वेन फॉरेस्ट एंड अदर लैंड वेजिटेशन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को चूसा जाता है. अकॉर्डिंग टू 2014 नासा लीड स्टडी, tropical forest remove up to 30% of human carbon dioxide emission from the atmosphere and make for an important carbon sink. An area which absorb more carbon than release it. Therefore, they have a significant role in the keeping global temperature low. पेड़ पौधों को गोड़ लागो, प्रणाम करो, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, वनीकरण की प्रक्रिया चलाओ. ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने शादी ब्याह में जितना ज़्यादा खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं. लोगों को पेड़ पौधे लगाने की प्रेरित करें, क्योंकि यही कार्बन सिंक वास्तव में कार्बन की स्टोरेज को भूमिका निभाते हैं. एक तो उनको अपना भोजन बनाना पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूसते हैं, लेकिन इसके अलावा वो अब्जॉर्ब भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं. लेकिन जो स्थान, जैसे कि आपको पता होगा, अमेजन फॉरेस्ट कभी कार्बन का एब्जॉर्बर सबसे बड़ा सिंक हुआ करता था. आज अफसोस की बात है कि वो कार्बन सिंक की जगह कार्बन लूजर हो चुका है. अब हम बात करें रेयर अर्थ मेटल की, रेयर एलिमेंट्स की. देखिए, रेयर एलिमेंट्स आर द सेट ऑफ 17 chemical elements in periodic table that have similar chemical properties. Similar chemical properties. Rare earth elements are not radioactive in nature. ऐसा नहीं हो सकता है. They are used in space shuttle components, jet engine, turbine, drones. तो बिल्कुल 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 ये सब हल्का क्वेश्चन है. एक और तीन बिल्कुल. Rare earth elements are the rare metals that are 17 chemical elements in periodic table, 15 lanthanides and स्कैंडियम एंड टेट्रियम. 15 तो लेंथोनाइड सीरीज से आते हैं, ठीक है. 15वां जो लेंथोनाइड है, एक्टिनोइड और लेंथोनाइड के बारे में हमने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा. तो 15 का 15 लेंथोनाइड है, और एगो है स्कैंडियम और दूसरा है इटरियम, विच टेंड्स टू अकर इन द सेम ओर डिपोजिट एज ए लेंथेनाइड्स. ये लेंथेनाइड्स को भी मिलते हैं एंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. 17 जो रेयर अर्थ है, एक सीरियम. सबको याद नहीं रखना आपको, सबसे बड़ी अच्छी बात यही है, ठीक है. GDU उतना दिमाग मत लगाइए. Despite the classical, most of these elements are not rarely rare. One of the rare earth is promethium. Promethium जो है वो रेडियो एक्टिव है. Those elements are important in a technology of consumer electronics, computer networks, communication, clean energy, advanced transportation, healthcare, environmental mitigation, national defense, among others. Scandium is used in television and fluorescent lamps. Ethereum is used in drugs to treat रियोमेटोइड आर्थराइटिस. गठिया जो रोग होता है ना, उसमें एट्रियम का इस्तेमाल होता है. कैंसर में इस्तेमाल होता है. रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल जो होता है, जो शटल बनाने में, कंपोनेंट बनाने में, जेट इंजन बनाने में, टर्बाइन बनाने में, ड्रोन बनाने में. सीरियम का इस्तेमाल जो होता है वो नासा के द्वारा स्पेस शटल प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. चलिए, आज के लिए इतना ही. थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. धन्यवाद.